तो आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ओके, नेचर में कोई भी इंडिविजुअल अकेला रहना नहीं चाहता, बल्कि वो ग्रुप में रहते हैं और एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। वो रिसोर्सेज को या तो शेयर करते हैं एक दूसरे के बीच में, या वो कम्पीट करते हैं, ठीक है ना। और दे पोटेंशियली इंटरब्रीड, ठीक है ना। इसी को हम एक पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कैन बी अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों को हम कंसिडर करते हैं पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। इनके एग्जाम्पल्स है ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond are all examples of population. Population ecology is an important area because ये लिंक करता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। इकोलॉजी को किससे लिंक करता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। रिमेंबर, पॉपुलेशन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, वेयर एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते। इंडिविजुअल के पास बर्थ होता है और डेथ होता है, बट अ पॉपुलेशन हैज रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और रेट को हम कैसे, रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको रेट निकालना है जो PYQ में आ चुका है, आप कैसे निकालेंगे? चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर। नाउ अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। इंडिविजुअल के पास जेंडर होता है या सेक्स होता है, मेल और फीमेल। वही पॉपुलेशन के पास क्या होता है? सेक्स रेशियो होता है। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स होते हैं, और जब इन डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं फॉर द पॉपुलेशन, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं एज पिरामिड। 3 टाइप्स के इसमें होते हैं, एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपांडिंग कब होता है? जब प्री रिप्रोडक्टिव। सबसे पहले आप डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल को देखेंगे। 3 एज ग्रुप होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एक्सपांडिंग हम किसको कहेंगे? जब प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा हो। स्टेबल हम किसको कहेंगे? जब प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों सेम हो। डिक्लाइनिंग हम किसको कहेंगे? जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले का नंबर कम हो विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव। देखो, साइज ऑफ द पॉपुलेशन हमें पॉपुलेशन की स्टेटस के बारे में बताता है इन द हैबिटेट, ठीक है ना। साइज इन नेचर बहुत कम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भरतपुर वेटलैंड में जो हर साल साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, ठीक है ना, वो 10 से या उससे कम नंबर में देखे जाते हैं। वही अगर मैं क्लैमिडोमोनास इन अ पॉन्ड की बात करूं, मिलियंस ऑफ क्लैमिडोमोनास होते हैं। सो पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी N से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इट इज नॉट नेसेसरी कि जब हम मेजरमेंट करें पॉपुलेशन साइज का तो हमेशा नंबर में ही करें, ठीक है ना, एब्सोल्यूट नंबर में ही करें, ठीक है ना। ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन सम केस ऐसे हैं जिसमें ये मीनिंगलेस होता है और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एरिया में 200 कैरेट ग्रास है और पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस है, और वहीं पे एक सिंगल ह्यूज बनियान ट्री है, तो क्या आप इसको नंबर के हिसाब से ये कहोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बनियान ट्री का लो है? ठीक है ना, ये कहना बनियान ट्री के इनॉर्मस रोल जो कम्युनिटी में प्ले करता है उसको अंडर एस्टिमेट करना होगा, ठीक है ना। नाउ इन सच केसेस हम क्या लेते हैं? परसेंटेज कवर को देखते हैं या बायोमास को देखते हैं, ठीक है ना। इट इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है। नाउ इवन टाइगर सेंसस जब हो रहा होता है नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, पग मार्च एंड फिकल पैलेट्स को देखा जाता है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, सी साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इट्स नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, जैसे फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन, प्रेशर, एडवर्स वेदर, इन सब पे डिपेंड करता है। और चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी हमें इट गिव्स द आइडिया कि पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है, क्या वो फ्लरिश कर रहा है या वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है ना। वो 4 मेजर फैक्टर पर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करता है। नंबर 1, नेटिलिटी, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। Mortality, it is the number of death in the population during a given period. Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. ठीक है ना, जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में बाहर से जो लोग अंदर आ रहे हैं, हैबिटेट में आ रहे हैं, सेम स्पीसीज के होने चाहिए, उनको हम कहेंगे इमिग्रेशन। और जो बाहर जा रहे हैं हैबिटेट से, उनको हम क्या कहते हैं? एमिग्रेशन। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं B से, मॉर्टिलिटी को D से, इमिग्रेशन को I से, एमिग्रेशन को E से। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ, दे आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ग्रोथ मॉडल की बात करें, 2 टाइप्स के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है? आइडियल सिचुएशन को ले रहे होते हैं कि जो रिसोर्स है ना हैबिटेट में वो अनलिमिटेड है। सो इस केस में क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करता है। इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, dN/dt इज इक्वल्स टू Rn, जहां पे R इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को बता रहा होता है।
ठीक है ना। आर इज इक्वल्स टू बी माइनस डी, स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी। बी क्या है यहाँ पे बर्थ रेट है, डी क्या है दैट रेट है। फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है ना। आर इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है ना, फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है ना। और आर की 3 वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। सबसे छोटी वैल्यू आर की 0.015, ये नॉर्वे रेट के लिए होता है। फ्लोर बीटल के लिए होता है ये 0.12। 1981 में जब ह्यूमन पॉपुलेशन की आर वैल्यू देखी गई तो वो 0.0205 आई, 0.0205 आई। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है ना, जब इसका ग्राफ बनाते हैं जे शेप का ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है। इसके इंटीग्रल फॉर्म की बात करें, ठीक है ना, विच इज गिवन बाई एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। एनी स्पेसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रीच एनर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम देखते हैं नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्स जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, और अनलिमिटेड ग्रोथ जैसा कंसेप्ट नहीं है। सो नेचर में अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक सपोर्ट करने के लिए ही रिसोर्स होता है, उसके आगे, ठीक है ना, एक कैपेसिटी आ जाती है, एक लिमिट आ जाता है, उसको हम कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि गिवन हैबिटेट में इतने स्पेसिस को ही हम कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कैरी नहीं कर सकते। इट इज डिनोटेड बाई के। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इनिशियली वो लैग फेज शो करता है, उसके बाद फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन आता है, ठीक है ना, उसके बाद आता है फाइनली एसिम्प्टोट आ जाता है। इसका जो ग्राफ होता है वो सिग्मोइड ग्राफ होता है। दिस इज कॉल्ड वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, ठीक है ना, वेयर आर इज इंक्रीज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड के इज द कैरिंग कैपेसिटी। देखो, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ना, इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन। नाउ पॉपुलेशन क्या होता है ना, अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इवॉल्व करता है, ठीक है ना, जिसको हम डार्विनियन फिटनेस कहते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा आर वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा डार्विनियन फिटनेस। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम में बस एक ही बार ब्रीड करते हैं, एग्जाम्पल पैसिफिक सैल्मोन फिश एंड बैम्बो। और जो बहुत बार ब्रीड करते हैं लाइफ टाइम में, द एग्जाम्पल्स आर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, एग्जाम्पल्स आर ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की मैं बात करता हूँ। देखो, किसी भी हैबिटेट में ऐसा नहीं होगा कि सिंगल स्पेसीज उसमें पाए जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इवन अगर हम देखें कि प्लांट स्पेसीज की बात करें, ठीक है ना, वो अपना खाना खुद से तो बना लेंगे, बट अकेले वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सॉइल को ब्रेक करने के लिए माइक्रोब्स चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए, पोलिनेशन करने के लिए एनिमल एजेंट चाहिए। इसलिए इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, अकेले रह ही नहीं सकते, बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करें, फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पेसीज, वो बेनिफिशियल भी साबित हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, ना हार्म करेंगे ना बेनिफिट करेंगे। अगर वो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं देन प्लस साइन से दिखाएंगे, अगर वो डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है तो माइनस साइन से दिखाएंगे, एंड न्यूट्रल है तो जीरो साइन से दिखाएंगे। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्लस प्लस, दोनों स्पेसीज बेनिफिट उठाते हैं। कंपटीशन माइनस माइनस, प्रीडेशन प्लस माइनस, पैरासिटिज्म अगेन प्लस माइनस, कमेंसलिज्म प्लस एंड जीरो, एमेंसलिज्म माइनस एंड जीरो। ध्यान रखिए, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म पीपीसी, दे शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। द इंटरेक्टिंग स्पेसीज जो होते हैं ना, इन तीनों में दे लिव क्लोजली टुगेदर। ओके, नाउ प्रीडेशन की बात करें, ठीक है ना। नाउ प्रीडेशन में क्या होता है कि ये नेचर का एक तरीका है, एनर्जी को, प्लांट ने जो एनर्जी बनाई उस एनर्जी को लेकर के हायर ट्रॉफिक लेवल में भेजना। हम प्रीडेशन में प्रीडेटर और प्रे को देखते हैं, और जनरली हम टाइगर और डियर को ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। स्पैरो जो सीड को खा रही है, ये भी एक प्रीडेशन का एग्जाम्पल है। एनिमल ईटिंग प्लांट, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन। हार्बीवोरस animals which are eating or feeding on plant, it is also an example of predation. Beside acting as conduits for energy transfer across trophic level, predators play other important role. एनर्जी ट्रांसफर करने के अलावा ये अदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जो प्रे का पॉपुलेशन उसको कंट्रोल में रखता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो प्रिकली पियर कैक्टस था, जिसको ऑस्ट्रेलिया में 1920s के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था, बिना प्रीडेटर के एब्सेंस के टाइम पे वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया ना, मिलियंस ऑफ हेक्टर ऑफ रेंजलैंड को कवर करने लगा, ठीक है ना, एंड कॉस्ट हैवॉक। इसको करने के लिए प्रीडेटर को वहाँ पे लाना पड़ा, ठीक है ना, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मॉथ को वहाँ पे लाना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो देख सकते हो आप, इस एग्जाम्पल से देख सकते हो और समझ सकते हो कि प्रीडेटर जो होते हैं ना, वो प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। और नंबर 2 importance is predator also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. Predator जो है ना, इन जो स्पेसीज की डाइवर्सिटी होती है उसको कंट्रोल में रखता है। इसका भी एग्जांपल है कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पिसास्टर एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। जब इसको यहाँ से निकाल दिया गया तो ऑल द स्टारफिश,
ठीक है ना। व्हेन ऑल द स्टारफिश, ये जो स्टारफिश को जब यहाँ से निकाला गया, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए, एक साल में ही एक्सटिंक्ट हो गए। इसका रीजन क्या था? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो प्रीडेटर क्या करते हैं, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है ना, उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या था, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, दूसरा इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी या स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है ना। प्रीडेटर्स टू क्या हो, देखो अगर प्रीडेटर बहुत एफिशिएंट है और प्रे को पूरा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है और एक समय ऐसा है कि प्रे का पॉपुलेशन ही खत्म हो गया, अगर प्रे खत्म हो जाएगा तो प्रीडेटर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नेचर में नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नेचर में होता नहीं है कि प्रीडेटर जो है ना पूरे प्रे की पॉपुलेशन को खत्म कर दे, ठीक है ना, ऐसे तो वो भी खत्म हो जाए। तो नेचर ने प्रे में क्या क्या इवोल्यूशन के इवॉल्व किया ताकि वो प्रीडेटर से बच पाए, ठीक है ना। और इसी रीजन से कि प्रीडेटर जो है ना पूरे प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता, नहीं तो प्रीडेटर ही खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए प्रीडेटर को हम नेचर में प्रूडेंट कहते हैं, ठीक है ना। नो, prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Some species of insect and frog, उनके पास स्पेशल कैपेबिलिटी है कामोफ्लेज। कामोफ्लेज मतलब अपने एनवायरनमेंट का जो कलर है ना उसके साथ वो बिल्कुल मैच कर जाना, ब्लेंडिंग कर जाना, ताकि जो प्रीडेटर है उनसे वो बच पाए, ना दिखे, छुप जाए। सम क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल और बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन द बॉडी, एंड द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। प्लांट में बात करें, हार्बीवोरस जो होते हैं ना, प्रीडेटर होते हैं, इससे बचने के लिए 25% ऑफ, देखो नियरली 25% ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं ना वो फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस मतलब फीडिंग ऑन प्लांट सेप एंड अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना। इससे बचने के लिए अब देखो, प्लांट जो है ना वो तो एनिमल की तरह भाग तो नहीं सकते ना प्रीडेटर से, तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट हार्बीवोरस इवॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल थॉर्न्स, अकासिया और कैक्टस में देखने के लिए मिलता है। केमिकल्स को स्टोर करते हैं ताकि हार्बीवोरस जब इनको खाए तो वो सिक हो जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हैं वीड कैलोटॉपिस, ठीक है ना, ये हाईली अबंडेंट फील्ड में ग्रो करते हैं। हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये रिलीज करते हैं केमिकल, इसलिए इन प्लांट के आसपास कोई भी कैटल या गोट जो होता है ना वो ब्रोज नहीं करता, क्योंकि उनको पता है इट्स वेरी खतरनाक। नाउ जो सब्सटेंस हम कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लाइक निकोटिन, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइकनीन, ओपियम, ये सब जो केमिकल होते हैं जो प्लांट बचने के लिए निकाल रहे होते हैं और हम इसको कमर्शियली यूज में ले रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हम कंपटीशन की बात करें, डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल ऑफ, जब वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात कर रहे थे, इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है ना। इट इज जनरली बिलीव, कंपटीशन को हम क्या कहते हैं कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस के बीच में होता है और वो सेम रिसोर्स जो लिमिटिंग है उसके लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। इसलिए नहीं है, फर्स्ट रीजन, अनरिलेटेड स्पेसिस भी सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलो साउथ अमेरिकन लेक, सैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में जो विजिटिंग फ्लेमिंगोस हैं, ठीक है ना, और उसमें रहने वाले जो फिशेस हैं वो सेम फूड जू प्लैंकटन के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। फ्लेमिंगो को भी जू प्लैंकटन चाहिए और जो फिश वहाँ पे रहते हैं उसको भी जू प्लैंकटन चाहिए, तो ये दोनों तो अलग अलग स्पेसिस हैं, वो सेम चीज़ के लिए क्या करें, कम्पीट करें। सेकंड जो है ना, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ऑकर, ठीक है ना। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट, ठीक है ना। सो कंपटीशन को बेस्ट तरीके से डिफाइन कैसे करते हैं, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, ठीक है ना। फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज अगर दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस में अगर लोअर हो जाता है, इसको हम कहते हैं कंपटीशन, कि किसी दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस के होने की वजह से एक स्पीसीज की फिटनेस कम हो जा रही है, दैट इज कंपटीशन, ठीक है ना। इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जैसे गॉस ने और दूसरे इकोलॉजिस्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड द कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट। जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जो सुपीरियर स्पीसीज होते हैं वो क्या करेंगे, जो अदर स्पीसीज होंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, जो हम आगे देखेंगे। इसका एग्जांपल है कि जो गैलापागोस आइलैंड में जो एबिंगडन टॉर्टोइस देखे वहाँ पे जो रह रहे थे, जब वहाँ पे गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, ये एबिंगडन टॉर्टोइस कुछ समय के अंदर ही वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि गोट्स के पास ना ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी, ठीक है ना। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सुपेरियर स्पीसीज को अगर मैं निकाल दूं, उस हैबिटेट से निकाल दूं, तो जो इन्फीरियर स्पीसीज हैं वो क्या हो जाएंगे, ड्रामेटिकली उनका एक्सपेंशन हो जाएगा, वो पॉपुलेशन उनका इंक्रीज हो जाएगा, और जायज़ सी बात है, ठीक है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट है कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें देखा गया कि लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर बार्निकल बैलेनस, ठीक है ना, ये इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट कर रहे थे, और जो स्मॉलर बार्निकल आपकी जो जेट है मेलस, या हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, कैट थे मेलस, हाउएवर जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, बार्निकल जेट है मेलस, ठीक है ना, इनको ये क्या कर रहे थे, एक्सक्लूड कर रहे थे फ्रॉम दिस एरिया, ओके गॉट इट। इन जनरल हम देखेंगे जो हर्बीवोरस होते हैं ना प्लांट, दे अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन दैन कार्निवोरस। हर्बीवोरस
जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। नाउ नेक्स्ट, गॉसेस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें हम देख रहे होते हैं कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस इफ दे आर कम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनिटली। जो इन्फीरियर होंगे ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 100% दिस इज नॉट 100% ट्रू, ठीक है ना। रिसेंट स्टडीज में देखा गया कि स्पेसिस फेसिंग कंपटीशन कुछ मैकेनिज्म को वो इवॉल्व कर पाएंगे ताकि को एग्जिस्टेंस को प्रमोट कर पाए। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें ये देखते हैं कि दो स्पेसिस जो है ना जो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं बाई choosing different times for feeding or different foraging patterns. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. अब हम नेक्स्ट पैरासिटिज्म की बात करें। मेन पैरासाइट जो होते हैं ना वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर होस्ट में ही मिलेंगे। तो अगर होस्ट इवॉल्व करता है और स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप करता है फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट को भी उनके साथ साथ इवोल्यूशन शो करना होगा, ठीक है ना, टू काउंटर इट एंड न्यूट्रलाइज parasite. Now, in accordance with the life cycle, parasite evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organ, presence of adhesive organs or suckers to climb on the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. The life cycle of parasite are often complex, involving one or two intermediate host or vector. Human liver fluke are trematode parasite. Depend करता है दो intermediate host पर, एक snail और दूसरा fish. Next, parasite that feed on the external surface of host organism, उनको हम कहते हैं ectoparasite. Okay, and the most familiar example of this group are lice on humans, ticks on dog, ठीक है ना। मेरिन फिश पर भी एक्टोपैरासाइट कॉपपोर्ट्स उस पर लिव करते हैं, ठीक है। कसकटा पैरासाइटिक प्लांट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट। उसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता एंड लिव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है ना। द फीमेल मस्क्यूटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ in contrast, endoparasite are those that live inside the host body at different site, liver, kidney, lungs, red blood cell, etc. The life cycle of endoparasite more complex because of their extreme specialization. Brood parasitism की बात करें, ये एक fascinating example होता है parasitism का, ठीक है ना। In parasitic bird, इसमें क्या होता है ना कि कुछ parasitic bird अपने अंडे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट होते हैं उनके घोंसले में जाकर के ले कर देते हैं, ठीक है ना। और इवोल्यूशन ने क्या करा है ना कि पैरासाइटिक बर्ड और होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक को सिमिलर रखा ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म उन एक को पहचान ना पाए। अगर वो दूसरे एक को देख ले कि अरे मेरे घोंसले में तो किसी और ऑर्गेनिज्म का, किसी और बर्ड का एक पड़ा हुआ है, तो उसको वो बाहर फेंक देगा। इसलिए इवोल्यूशन ने सेम एग को मतलब डिजाइन करा, बनाया। इसका एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है कुक्को, कोयल एंड क्रॉ। इनका ब्रीडिंग सीजन कब होता है? स्प्रिंग टू समर। अब हम देखते हैं कॉमेंसेलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बेनिफिट उठाता है, दूसरे को कुछ हार्म नहीं होता, प्लस और जीरो का रिलेशनशिप होता है। इनके एग्जांपल्स है ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, ठीक है ना। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, ठीक है। जो थंबनेल में जो पिक्चर लगा हुआ है वेल के बॉडी के ऊपर जो आपको चीज़ें दिख रही है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म वो बेसिकली बार्निकल है जो उसके बॉडी सर्फेस पर ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। सो बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, ठीक है। नाउ कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। The fish gets protection from predators which stays away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. Mutualism की बात करें, example lichens, intimate mutualistic relationship between fungus and algae or cyanobacteria. Mycorrhiza is the association between fungi and roots of higher plant, ठीक है ना। fungi help करता है absorption of essential nutrient from the soil और plant in turn provides the fungi with energy yielding carbohydrates, ठीक है। The most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism plant और animal relationship में देखा जाता है, ठीक है ना। plant को animal की help चाहिए for pollinating their flowers and dispersing their seed. In return plant offer करता है reward in form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious food for seed dispersers. लेकिन इसमें भी कुछ चीटर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे चीटर्स उनको कहते हैं दे आर द एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, ठीक है ना। इन्हीं सभी चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, को इवोल्यूशन, प्लांट और एनिमल इंटरेक्शन में को इवोल्यूशन होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक देखा गया एक स्पेसिस ऑफ फिग ट्रीज एंड स्पेसिस ऑफ वास्प। फिग ट्रीज एंड स्पेसिस ऑफ वास्प में देखा गया है कि जो फिग की स्पेसिस होती है ना, ठीक है, इनको पोलिनेट करने के लिए आता है वास्प। वो वास्प को क्या करना होता है ना, वो जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो एग ले कर सके, ठीक है ना। और एग ले करने के प्रोसेस के टाइम पे वो जो फिग प्लांट होता है उसको वो क्या कर देता है, पोलिनेट भी कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिटेरेनियन ऑर्किड
ऑर्किड ऑफराइज, ठीक है ना, एंड बीज एंड बम्बल बीज, ठीक है ना। ये मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफराइज सेक्सुअल डिसीड एम्प्लॉय करता है टू गेट पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीसीज ऑफ बी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि फ्लावर का एक पेटल जो है ना वो मेल बी के फीमेल पार्टनर, इट रिसेंबल्स द लाइक द फीमेल पार्टनर फीमेल बी, ठीक है ना, और इससे अट्रैक्ट होकर के मेल भी आता है, ठीक है ना, एंड सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर, जिसकी वजह से पोलन उसके बॉडी पे लग जाता है। और जब ये सेम भी दूसरे फ्लावर पर जाता है और वहाँ पे भी सूडो कॉपुलेट करता है, इससे पोलन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। ओके, सो दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। ओके, हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।